नमस्कार मित्रों, जब धरोहर पर चोट पहुंचती है तो बहुत तकलीफ होती है। धरोहर हमें बताती है कि हम कब से सभ्य समाज में रहने के योग्य हुए, समर्थ हुए कि हम एक सभ्य और सुसंस्कृत कल्चर्ड समाज का एक प्रकार से हिस्सा बन सकें। मैं आपको थोड़ा सा उस स्थान की ओर ले चलता हूँ जिस स्थान पर हमारे बहुचर्चित अर्थशास्त्री चाणक्य का जन्म हुआ था। चाणक्य के जन्म के बारे में धारणाएं मित्रों अलग अलग हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा स्वीकार की गई है वो है कि चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ का बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, हमारी विरासत का हिस्सा, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। वर्तमान पाकिस्तान का एक अंग है और ये स्थान जो है ये रावलपिंडी, उसका भी स्थान का नाम अब रावलपिंडी का ही बदल चुका है। बहरहाल रावलपिंडी है, इस्लामाबाद रावलपिंडी, ये सारे नाम जो हैं आपस में गड़बड़ हो गए हैं, लेकिन रावलपिंडी के बिल्कुल नज़दीक ये विश्वविद्यालय था और यहाँ पर चाणक्य का जन्म हुआ है। ये अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं। और दो दूसरी धाराएं भी हैं। एक का ये कहना है कि चाणक्य का जन्म जो है वो दक्षिण भारत में हुआ था और ये द्रविड़ ब्राह्मण था। और तीसरी जो है वो ये है कि वर्तमान जहाँ पर चंडीगढ़ बसा है, इसके साथ भी चाणक्य का संबंध जोड़ा जाता है कि चाणक्य का जन्म वर्तमान चंडीगढ़ के ही एक गांव में हुआ था। अब ये तीनों जो वैचारिकताएं हैं ये शोध का विषय हैं, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात को स्वीकार करती हैं कि चाणक्य उस महान अर्थशास्त्री का जन्म रावलपिंडी के समीप स्थित तक्षशिला के एक गांव में हुआ था। अब वो गांव इस समय भी अपनी समृद्धि का प्रमाण दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि आप ये मानकर चलिए कि 1980 के दशक में, 1980-1990 के बीच में कुछ फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्थान की जो खुदाई की, उस खुदाई के बाद जब उनको पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ी एक इतनी प्रख्यात संपदा है पुरातत्व की कि जिसको विश्व भर में अगर पाकिस्तान वहाँ पर सिर्फ एक टिकट भी लगा देता देखने के लिए और जो वहाँ पर जो शोधार्थी हैं उनके आने पे भी शुल्क लगा देता, तो भी उसकी जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है वो संकट में ना फंसती। इतनी ज़्यादा वो समृद्ध जगह है जहाँ चाणक्य का जन्म हुआ था, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और उस स्थान पर यूनेस्को के सूत्रों और विश्व आर्कियोलॉजिकल संगठन, विश्व पुरातत्व संगठन जो है, उनके अनुसार उस क्षेत्र में 2000 के आसपास ऐसे स्थल हैं जिनका इतिहास इतना ज़्यादा समृद्ध रहा है कि अगर उनकी चर्चा भी शुरू हो जाए तो चर्चा मात्र से भी वहाँ पर शोधार्थियों की एक भीड़ खड़ी हो सकती है। वहाँ पर कुछ ऐसे भी बौद्ध विहार हैं जिन्हें अशोक के बेटे कुणाल ने बनवाया था। तो ये बहुत कुछ है वहाँ संपदा, लेकिन हम फ़िलहाल आज का जो प्रसंग है उसको तक्षशिला के बेटे चाणक्य तक सीमित रखते हैं। चाणक्य वहीं पर जन्मा, वहीं पर उसने दीक्षा ली, उसी विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाया और बाद में अर्थशास्त्र की पूरा का पूरा अध्ययन देने के बाद वो फिर वहाँ से, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आजकल भी तो है ना कि एक यूनिवर्सिटी से विद्वान दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, तो वहाँ तक्षशिला में जब उसकी ख्याति बहुत बढ़ गई विश्व भर में, तो नालंदा विश्वविद्यालय से उसको बुलावा आया। वहाँ पर उसको सम्मानित एक पद पर नियुक्ति मिली और वो एक नए क्षेत्र में अपने अर्थशास्त्र का प्रचार करने और अपनी जो वैचारिकता थी उसको आगे उसको परिपक्व करने और उसको पल्लवित करने, उसको और ज़्यादा फैलाने के उद्देश्य से वहाँ पर चले गए। और उसके बाद फिर पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। मित्रों, इन कहानियों में बहुत रुचिकर चीज़ें हैं और एक अवधारणा जो विद्वानों की ये भी है कि जब ये इस बात की चर्चाएं आरंभ हुई कि विदेशी आक्रांता सिकंदर के नेतृत्व में इसी पंजाब, वर्तमान पाकिस्तानी पंजाब वाले एक सीमांत क्षेत्र से, बलूचिस्तान के आसपास से, उस तरफ से आक्रांता जो है वो आगे बढ़ेंगे और देश की जो अखंडता है
इस भारतवर्ष की अखंडता पर सबसे बड़ा आक्रमण करने वाले हैं। और वो लोग अपने साथ बहुत सारे विद्वानों को भी ला रहे हैं ताकि यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट कर सकें और यहाँ पर अपने धर्म का, अपनी वस्तुओं का, अपनी वैचारिकता का, अपने जो संस्कृति है उसका प्रचार भी यहाँ पर कर सकें। और उस वक्त के विद्वानों में एक बलबला होता था कि ना, विदेशी अगर संस्कृति हावी हो गई तो हमारी अपनी संस्कृति का विकास जो है वो रुक जाएगा, और हम पहले से ही सभी विदेशी संस्कृतियों से कहीं आगे तक बढ़ चुके हैं, और अगर हमें पीछे लौटना पड़ा और आगे का विकास क्रम हमारा टूटा तो हम अपनी मानव सभ्यता का पूरा जो एक इतिहास है उसको खो बैठेंगे। और एक वजह कहते हैं कि एक कारण ये भी था उधर मगध की ओर जाने का चाणक्य का, कि वो किसी भी तरह से चाहता था कि वहाँ के जो नंद वंश के जो महाराजा हैं वो किसी भी तरह से मान जाएं और जो विदेशी आक्रांता हैं इनको वहाँ पर रोका जाए ताकि ये भारतवर्ष में जो उस वक्त का जो अखंड भारत था उसमें ये प्रवेश न कर पाएँ, और प्रवेश कर गए तो हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारा अदब, हमारी साहित्य, हमारी कलाएं सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इसी बात को लेकर वो वहाँ पर गया, और उसने जब ये सारी बातें वहाँ पर प्रस्तुत की तो सत्ता के मद में लोभी तत्कालीन नंद वंश के सम्राट ने उनको बुरी तरह से अपमानित किया, और उस अपमान से क्षुब्ध, जब कोई विद्वान होता है ना अपमान से क्षुब्ध, तो वो शपथ और तरह की लेता है कि मैं इस वंश का नाश कर दूंगा, जो वंश मेरे अखंड भारत को बचाने की भी सामर्थ्य नहीं रखता। इस वंश का क्या लाभ, इस वंश को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और तब ये बाकी कहानियाँ बनी कि अपनी चोटी खोल दी और संकल्प ले लिया कि तब तक चोटी नहीं बांधेंगे जब तक इस वंश का नाश नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ से अपमानित होने के बाद में जब वापस वहाँ से लौट रहे थे तो उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त का भी वंश वही था, लेकिन वो एक अपदस्थ राजकुमार था। उसे अपने किसी वीरोचित किसी गुण के कारण उसे वहाँ से निष्कासित किया गया था, और उसकी भेंट हुई चंद्रगुप्त से। तो चंद्रगुप्त ने इनको अपना गुरु माना, और गुरु मानने के बाद उसके बाद पूरा की पूरी सैन्य व्यूह रचना तैयार की गई, और जो कुछ भी हुआ वो चाणक्य की देख रेख मार्गदर्शन में हुआ। और उस मार्गदर्शन में चाणक्य ने बाकायदा नीतियों का उल्लेख किया, और नीति शास्त्र की संहिताओं, जो नीति शास्त्र के सिद्धांत थे उनके अनुरूप, उनके समानांतर चलते हुए एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जिसकी कल्पना हम राम राज्य के रूप में भी करते रहे हैं, कि जहाँ सब लोग सुखी हों, खुशहाल हों, और कोई विदेशी आक्रांता हमारी संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक अखंडता पर कोई भी चोट ना कर पाए। और इन सब बातों को लेकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, और उसके बाद नंद का नाश हुआ। नाश होने के बाद चंद्रगुप्त चाहते थे कि अब चाणक्य ही मेरे मंत्री बने और वो मेरे मार्गदर्शक पूर्ववत चलते रहे मार्गदर्शक के रूप में। लेकिन चाणक्य के मन में एक और भी थी बात। वो ये बात थी कि उस वक्त जो नंद वंश के जो राजा थे उनका मंत्री था एक, उसका मंत्री का नाम था राक्षस। मुद्रा राक्षस के नाम से एक नाटक भी आपने कभी देखा हो, तो नहीं देखा तो कभी कथानक पढ़ लीजिएगा। आजकल तो डॉक्टर गूगल आपको वो कथानक भी दे देंगे, परोस देंगे आप जब भी पढ़ना चाहेंगे। तो राक्षस की विद्वत्ता से चाणक्य भी प्रभावित थे कि ये आदमी गलत संगति में है, गलत शासकों के पास है, लेकिन ये बुद्धिमत्ता में या वैचारिकता में ये बंदा कम नहीं है, और वो गुणों के पारखी थे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त से यही कहा कि आप मंत्री का जो पद है इसी विद्वान को दीजिए, क्योंकि ये विद्वान तो है लेकिन ये अतीत में गलत तंत्र के साथ जुड़ गया था, और उस समय इसकी जो बौद्धिकता थी, प्रखर बौद्धिकता, वो कुंठित हो गई थी, वो कुंद हो गई थी। जैसे आप कहते हैं कि ये बिल्कुल ही अपनी तेज, अपनी धार जो है वो खो बैठी थी, वैचारिक धार खो बैठी थी, और ऐसे विद्वानों को फिर से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिज्म और जो सोच है उसको अपमानित नहीं होने देना और उसको फिर से प्रतिष्ठित करना, ये भी चाणक्य का उद्देश्य रहा था। और चाणक्य ने मित्रों
जो नीति दी उन दिनों में, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत उसने तय कर दिए, आप विश्वास जानिए कि आज भी चाणक्य नीति को बड़े चाव से पढ़ा जाता है और विश्व भर के प्रकाशक करोड़ों अरबों रुपया चाणक्य नीति को बेच बेच कर उसका अलग अलग ढंग से प्रसार करने के बाद अभी तक ये सिलसिला थमा नहीं। और चाणक्य नीति जो है संभवतः उन 4-5 सर्वोच्च सर्वाधिक बिक्री वाले ग्रंथों में से है, जिसका उल्लेख अगर जब भी आपको कीर्तिमान जो विधिवत आप रामचरितमानस और महाभारत के बाद की चर्चा करेंगे तो ये आपको मिलेगा। और इसके अलावा चाणक्य ने बहुत कुछ दिया। उसमें कुछ पुराण भी हैं, उनकी रचना भी, कौटिल्य पुराण, और कुछ ऐसे ग्रंथ ऐसे भी विकसित किए जिनके आधार पर ये तय हो गया था कि चाणक्य अपने समय का कला, वैचारिकता, संस्कृति और नीति शास्त्र, इन सब का सबसे बड़ा स्तंभ था। और उसने जो उस समय दिया मित्रों, वो आज भी अक्षरशः कायम है। और बहुत सारी जो अर्थशास्त्र, विश्व के अर्थशास्त्रों के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग वैचारिकताएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं, उन्हीं सभी धाराओं को प्रभावित किया चाणक्य के दर्शन ने। और अब भी जब भी कोई भी विचारधारा अर्थशास्त्र के दायरे में आती है तो वो चाणक्य को नमन ज़रूर करती है। चलिए हम भी इसी बहाने से उसको नमन करें और याद करें कि विद्वत्ता, इंटेलेक्चुअलिज्म, बौद्धिकता, इनका क्या महत्व है, ये हमें अंदर तक महसूस करना चाहिए। धन्यवाद।